शाजापुर के डीएम ने ट्रक ड्राइवर्स में से किसी एक को बोला, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी औकात क्या है। यह वीडियो देखो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। हालांकि डीएम की आगे पीछे की बात सही थी, वो कानून ना तोड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि तुम्हारी औकात क्या है, ये शब्द देखो काफी गलत थे। अब मध्य प्रदेश के सीएम ने इनका ट्रांसफर कर दिया गया है, इनको पद से हटा दिया गया है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आप सबके सिलेबस में एथिक्स का पेपर है। पहली तो बात, हर एक इंसान की, ना सिर्फ एक इंसान की बल्कि जानवरों की भी इंट्रेंसिक वर्थ है, अपने आप में वर्थ है, चाहे वो किसी के काम आए या फिर ना आए। सबकी डिग्निटी है, सबकी अपनी इज्जत है। किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो उसकी औकात ज्यादा नहीं हो सकती। पब्लिक सर्वेंट तो एक प्रकार से टैक्स पेयर्स के पैसे पे काम करते हैं, उनका काम होता है जनता की सेवा करना। लेकिन देखो, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई मजदूर है, सबकी अपनी एक इज्जत, अपनी एक डिग्निटी होती है। किसी की औकात ज्यादा या कम नहीं होती, सभी के काम में रिस्पेक्ट होती है। बेशक देखो, वो ठीक मुद्दे पर ड्राइवर्स को समझा रहे थे कि कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, लेकिन देखो एक अधिकारी को हमेशा ना संयम रखना चाहिए और गरिमा पूर्वक बात करनी चाहिए सभी लोगों से। अब देखो, ये तो वीडियो वायरल हो गया, कई बार आपको भी पता है, न जाने कितनी बार अधिकारी या फिर नेता आम जनता से कितना बुरी तरह से बात करते हैं। तो ये जो एलीट माइंडसेट है ना, एलीट माइंडसेट कि हम तो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में हो या ब्यूरोक्रेट्स के बीच में हो, कि हम तो राज्य को चला रहे हैं तो हम राजा हैं, या जिले को चला रहे हैं तो हम इस जिले के मालिक हैं, और जनता जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट है। ये ब्रिटिश ईरा का जो माइंडसेट है, या फिर फ्यूडल लॉर्ड्स के समय में जो माइंडसेट हुआ करता था ना, वो माइंडसेट खत्म होना चाहिए। डेट आज की 4 जनवरी 2024 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। वैसे देखो, एक और चीज मुझे याद आई, मैं जल्दी से 1 मिनट में आपको बता देता हूं। एक बार ना क्या हुआ, वियतनाम वार में यूएसए के एक पायलट, प्लम नाम था उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो पायलट थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और वियतनाम में फंस गए। उन्होंने वियतनाम में एज ए प्रिजनर काफी समय बिताया और बाद में वो वापस यूएस में आए। यूएस में जब आए ना, तो एक दिन किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो किसी पर्सन ने उनको बोला, हे प्लम, हाउ आर यू सर्वाइव दैट डे, मतलब तुम उस दिन सर्वाइव कर गए थे। प्लम हैरान हो गए, यार ये कौन है जो मेरे से पूछ रहा है कि मैं उस दिन सर्वाइव कर गया था जब बम फटा था एयरक्राफ्ट में। तो प्लम ने पूछ लिया उस पर्सन से कि तुम्हें कैसे पता। तो उस पर्सन ने बताया कि यार मुझे पता है, मैंने तुम्हारा पैरासूट उस दिन पैक किया था। तो प्लम को रियलाइज हुआ कि यार इस बंदे ने मेरी जान बचाई, अगर पैरासूट उस समय नहीं होता तो शायद मेरी जान नहीं बच पाती। तो जिस बंदे ने पैरासूट पैक किया था ना, उसके बारे में प्लम को याद भी नहीं था, उसका चेहरा भी याद नहीं था। उसी प्रकार से देखो, हमारे जीवन में ना जाने कितने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। हम कई बार ना उन लोगों के प्रति ग्रेटफुल नहीं होते। हमारा जो एटीट्यूड है ना, हमेशा ग्रेटफुल वाला होना चाहिए। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें इसीलिए हमेशा जमीन से जुड़ के रहना चाहिए। ये अधिकारियों जैसा एरोगेंस आप कभी भी मत लेके आना, इवन ऑफिसर बनने के बाद भी। डिस्कशन स्टार्ट करें। आज 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फाइनेंस कमीशन वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, और तीसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे साइबर किडनैपिंग। ये एक नया कंसेप्ट चल रहा है, साइबर किडनैपिंग वाला। फिर एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला आर्टिकल है, वो इतना खास तो नहीं लगा मुझे, हिंदुस्तान टाइम्स का है, लेकिन वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। ब्लड को मैनेज करने में ना हमारे देश में फ्रेश थिंकिंग की आवश्यकता है। हर साल हमारे देश में लाखों लोगों की डेथ हो जाती है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कोई सर्जरी परफॉर्म करनी थी, इलाज चल रहा था, लेकिन टाइम पे खून नहीं मिला। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब कोविड-19 की महामारी आई तो यह एहसास हुआ कि विभिन्न देशों में ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेम नहीं है। कहीं कहीं पर तो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है डेवलप कंट्रीज में, और
गरीब देशों में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पुअर है। इसलिए अगर पूरे वर्ल्ड में हेल्थ आर्किटेक्चर इंप्रूव करना है ना, तो गरीब देशों को चाहिए मदद, और मदद सिर्फ पैसों की नहीं, डिजिटल टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो अपने देश की जनता को हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस भी चाहिए। एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि ब्लड को कैसे मैनेज किया जाए। देखो, आप थोड़ा सा डेटा देखिए। अफ्रीकन रीजन में जो देश आते हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 14% है, लेकिन ये देश अफ्रीकन रीजन में आने वाले कंट्रीज पूरे वर्ल्ड के ब्लड डोनेशन में सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी पूरे वर्ल्ड में जितना ब्लड डोनेट किया जाता है ना, सिर्फ 5% यहां पे कलेक्ट होता है अफ्रीकन रीजन में। उसी प्रकार से आप दूसरे एग्जांपल्स लीजिए, लो इनकम कंट्रीज। यहां पे देखो, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 8% है, लेकिन लो इनकम कंट्रीज में ब्लड कलेक्ट होता है सिर्फ 2%। इवन आप लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज देखिए, ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 40% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इन देशों में ब्लड कलेक्शन होता है सिर्फ 24%। तो आपके मन में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या दिक्कत है? क्या इन गरीब देशों में लोग ब्लड नहीं डोनेट करते क्या? क्या डेवलप कंट्रीज में ज्यादा डोनेट करते हैं? देखो, कुछ कुछ ना मिक्स रीजन से रिस्पॉन्सिबल है कि इन देशों में कम ब्लड डोनेशन होता है, कम ब्लड कलेक्शन होता है। सबसे पहली चीज, मिस इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा होती है इन देशों में, गरीब देशों में, लो इनकम कंट्रीज में, कि ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, ब्लड डोनेट करेंगे तो शायद इन्फेक्शन का खतरा है, इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे खून का ठीक से इस्तेमाल नहीं होगा। ये सारे फैक्टर्स, ये सारी मिथ, ये सारे मिस इंफॉर्मेशन होती है कहां पे? गरीब देशों में। इसके अलावा देखो, गरीब देशों में प्रॉब्लम यह भी है, ब्लड कलेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर होता है, सिरिंग्स ही नहीं है। ब्लड कलेक्ट भी कर लिया तो उसको अच्छे से स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है। ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से डेवलप कंट्रीज में ज्यादा ब्लड डोनेशन और कलेक्शन है और गरीब देशों में उतना नहीं है। इंडिया ने वैसे देखो अच्छा काम किया है। WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से सेल्फ सफिशिएंसी के लिए इंडिया ने 1.27 करोड़ ब्लड यूनिट्स कलेक्ट किया, 2019-20 का यह आंकड़ा है। लेकिन फिर भी 6 लाख यूनिट की शॉर्टेज रह गई। अगर ये 6 लाख यूनिट की भी शॉर्टेज ना रहती तो ना जाने कितनी जानें बचाई जा सकती थी। एक जब रोड एक्सीडेंट होता है ना, उस रोड एक्सीडेंट के विक्टिम का तुरंत इलाज करने के लिए 50 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है। तो सोच के देखिए, 6 यूनिट ब्लड अगर और ज्यादा होता इंडिया के पास 19-20 में, तो कितने ज्यादा एक्सीडेंट विक्टिम्स की, 12,000 और ज्यादा एक्सीडेंट विक्टिम्स की जान बचाई जा सकती थी। उन 6 लाख यूनिट्स ब्लड से 1 लाख हार्ट सर्जरीज की जा सकती थी, 30,000 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जा सकते थे। समझ गए? अब राइटर सॉल्यूशन देते हैं। प्रॉब्लम का तो आपको पता लग गया, अब सॉल्यूशन की बात आती है। सरकार को ना प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करना चाहिए, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए ब्लड को हमारे देश में अच्छे से मैनेज करने के लिए। राइटर एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देते हैं, हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल कैसे काम करता है? जैसे देखो, बीच में आप इस्टेब्लिश करो एक बहुत बड़ा ब्लड बैंक जो कि काम करेगा हब का, और ना फिर जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, उसके बहुत सारी स्पोक्स होती हैं, ताड़ियां होती हैं। तो बीच में एक बहुत बड़ा ब्लड बैंक, और फिर यह कनेक्टेड हो छोटे छोटे ब्लड बैंक से। जब भी देखो इन छोटे ब्लड बैंक्स में ब्लड खत्म होता है, बीच वाले ब्लड बैंक से तुरंत यहां पे ब्लड पहुंचाया जाए। यहां पे जैसे ही एक्सेस में आता है छोटे छोटे ब्लड सेंटर्स में, तुरंत के तुरंत वहां से ब्लड बीच वाले बड़े ब्लड बैंक में पहुंचाया जाए। इससे क्या होगा? ब्लड वेस्ट नहीं होगा। बहुत सारा ब्लड जिसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, वेस्ट हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, वो सब चीजें जो हैं एड्रेस की जा सकती हैं। हमारे देश में ना 2014-15 से लेकर 2016-17 के बीच में आपको हैरानी होगी,
30 लाख ब्लड यूनिट ना डिस्कार्ड करने पड़े थे। ब्लड यूनिट्स एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ब्लड के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, ये सब। तो मतलब इतने यूनिट एक्सपायर करनी पड़ी थी। रीजंस क्या थे? कुछ ब्लड यूनिट्स में इंफेक्शन हो गया था एचआईवी का, कुछ ब्लड यूनिट्स बहुत ज्यादा पुराने हो गए थे, यूज करने लायक नहीं रहे, कुछ ब्लड यूनिट्स ऐसे जिनको सही ढंग से स्टोर करके नहीं रखा। तो ये दिक्कतें थी। लेकिन हब एंड स्पोक मॉडल से ना ब्लड वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। और दूसरी चीज ना, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में, इवन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जब जरूरत होगी ब्लड पहुंचाया जा सकेगा। फिर राइटर कहते हैं, देखो हमारे देश में भी ब्लड डोनेशन को लेकर जो मिस इंफॉर्मेशन या फिर मिथ है ना, उनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। वो कैसे एड्रेस किया जा सकता है? आजकल तो देखो सोशल मीडिया का बढ़िया सहारा लिया जा सकता है उन मिथ को एड्रेस करने के लिए कि ब्लड डोनेशन से इन्फेक्शन फैलता है या फिर इम्यूनिटी कमजोर होती है। ये जितने भी मिथ है ना, इनको एड्रेस करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए ब्लड डोनेशन के लिए और बहुमूल्य जानों को बचाया जा सके। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो और आपके डिस्ट्रिक्ट में ना ब्लड की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ना ज्यादा जाने जाती हैं, तो आपको यह इंश्योर करना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ब्लड दें। और मिस इंफॉर्मेशन मिथ काफी ज्यादा है क्योंकि आपका जो जिला है वहां पे साक्षरता थोड़ी कम है। तो उस जिले में आप कैसे अवेयरनेस लेके आओगे ब्लड डोनेशन के बारे में? आप स्टेप्स बताइए, 5 स्टेप्स बताइए आप क्या लोगे कि वहां पे ब्लड डोनेशन के बारे में अवेयरनेस आए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन किस प्रकार से कोशिश कर सकता है पॉपुलिज्म को टैकल करने में, इस इश्यू से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन को गठित किया जाता है आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग, संविधान का आर्टिकल 280। अभी देखो सरकार ने अनाउंस किया अरविंद पानागड़िया जो हैं वो नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होंगे। 16th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन के पास टाइम है 31 अक्टूबर 2025 तक का अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का। आप पूछोगे सर फाइनेंस कमीशन करता क्या है? फाइनेंस कमीशन देखो रेवेन्यू डिवाइड करता है, जहां एक तरफ सेंटर और स्टेट्स के बीच में और दूसरी तरफ विभिन्न स्टेट्स के बीच में कि उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा, महाराष्ट्र को कितना रेवेन्यू मिलेगा। फाइनेंस कमीशन ना एक्चुअली में एक फॉर्मूला बना के दे देता है कि ये पैरामीटर्स हैं, हम कंसीडर करेंगे विभिन्न राज्यों के बीच में रेवेन्यू को डिवाइड करते वक्त। जैसे देखो सबसे पहले हम देखेंगे किसी राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, वहां पे पर कैपिटा इनकम कितनी है, या फिर वहां पे उस राज्य ने कितना अच्छा काम किया है टैक्स कलेक्ट करने में एज कंपेरिजन टू जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितनी है। तो ये सारे पैरामीटर्स हम देख के रेवेन्यू डिवाइड करेंगे विभिन्न राज्यों के बीच में। जैसे देखो 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला था जो रेवेन्यू डिवाइड करना है ना सेंट्रल टैक्सेस वाला, उस रेवेन्यू में से 58% मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और बाकी बचा हुआ 42% मिलेगा स्टेट्स को। फिर नेक्स्ट 15th फाइनेंस कमीशन ने यह बोल दिया कि 41% स्टेट्स को, 59% सेंटर को, कि क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया था ना। अब देखो राइटर जिस इशू पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं ना इस आर्टिकल में, वो कहते हैं आज के समय में जो कई सारे स्टेट्स पॉपुलिज्म के रास्ते पर चल रहे हैं ना, मतलब जैसे फ्री में चीजें बांट रहे हैं जनता को अपीज करने के लिए ताकि वोट हासिल किए जा सकें। इनसे क्या होता है कि इनसे किसी भी राज्य की फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ा जाती है। उस राज्य को ना कई बार कर्ज लेना पड़ता है अपनी कैपेसिटी से बढ़ के, उस राज्य के ऊपर कर्ज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कर्ज को लेने के लिए फिर से मदद लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और किसी राज्य के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फ्यूचर में जो टैक्स पेयर आएंगे उनके लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान की बात है ना। मान लो 30 साल बाद जो टैक्स पेयर होंगे वो टैक्स पे कर रहे होंगे उस कर्ज को चुकाने के लिए जो आज लिया गया है पॉपुलिस्ट स्कीम्स के लिए। समझ गए? यानी आज जो कर्जा बढ़ रहा है पॉपुलिस्ट स्कीम के कारण, वो कर्जा
फ्यूचर जनरेशंस तो को चुकाना पड़ेगा ना, फ्यूचर में टैक्स पेयर्स को चुकाना पड़ेगा। राइटर कहते हैं संविधान का आर्टिकल 280 सेक्शन 3 ये साफ साफ बोलता है रेवेन्यू को डिवाइड करने के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन को यह भी बोल सकता है कि हमारे देश में साउंड फाइनेंस के इंटरेस्ट में भी आप कुछ रिकमेंड कीजिए। साउंड फाइनेंस मतलब पैसों का वेस्टेज ना हो, लॉजिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉलो किया जाए, इस दिशा में भी आप कुछ कीजिए। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस कमीशन को बोला जा सकता है। और इवन देखो पिछले फाइनेंस कमीशन ने ना स्टेट्स के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव प्रपोज किया था कि जो स्टेट जो है पॉपुलिस्ट स्कीम्स पे कम खर्चा कर रहा है उसको ज्यादा इंसेंटिव दिया जाए, उसको रेवेन्यू डिवीजन में ज्यादा पैसे मिले, और जो स्टेट अनाप शनाप पॉपुलिस्ट स्कीम्स पे खर्चा कर रहा है उसको ना डिवीजन में, रेवेन्यू डिवीजन में कम पैसा मिले, यानी उसको डिसइंसेंटिव हो कि तुमने पॉपुलिस्ट स्कीम्स पे खर्चा किया है तो इसलिए अब तुमको कम ग्रांट मिलेगी। बट देखो 15th फाइनेंस कमीशन ने जब ये रिकमेंड किया ना तो क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो गया। सबसे बेसिक क्रिटिसिज्म तो यही है कि पता कैसे लगेगा कि कौन सी स्कीम जो है वो पॉपुलिस्ट स्कीम है, कौन सी स्कीम पॉपुलिस्ट नहीं है, क्योंकि देखो अलग अलग राज्यों में ना सिचुएशन अलग अलग है। अब कहीं पर वास्तव में जनता को कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की आवश्यकता है, किसी राज्य में बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे बड़ी लड़ाई तो इसी चीज पे होगी, कैसे डिसाइड करें कि ये जो स्कीम है वो पॉपुलिस्ट स्कीम है और ये जो स्कीम है वो पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं है। दूसरा क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ था, राज्यों ने ये बोला कि सेंटर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर पावर में घुसने की कोशिश कर रहा है फाइनेंस कमीशन की इस रिकमेंडेशन के थ्रू। इसलिए देखो राइटर सजेस्ट करते हैं अगर देखो पॉपुलिस्ट स्कीम्स पे खर्चा अगर कंट्रोल करना है, फ्रीबीज पे अगर खर्चा कंट्रोल करना है ना, तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में सहमति बनानी पड़ेगी। और आपको भी पता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में सहमति आज के समय में हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा होती है, पोलराइज्ड हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज, वो एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होती। इवन देखो विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स ने यह भी बोल दिया कि देखो हम तो जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं, हम फाइनेंस कमीशन के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। हम फाइनेंस कमीशन की बात क्यों माने, डेमोक्रेसी में हम जनता की बात मानेंगे, जनता ने हमको चुना है। इसलिए देखो ये सारे क्रिटिसिज्म के बाद में ना 15th फाइनेंस कमीशन ने कुछ खास किया नहीं। उन्होंने सिर्फ ये प्रिंसिपल मेंशन कर दिया कि वो स्टेट्स जो देखो आउटकम बेस्ड अप्रोच पे काम कर रहे हैं ना और डेटा के आधार पे आउटकम को मेजर किया जा सके, उन स्टेट्स को ज्यादा इंसेंटिव मिलना चाहिए। जैसे देखो विभिन्न राज्य सरकारों ने कोई स्कीम चलाई और उस स्कीम की अच्छी आउटकम निकल के आई कि हाँ इस स्कीम से ज़्यादा एजुकेशन हमारे देश में आई या फिर ज़्यादा अच्छी हेल्थ इंश्योर हुई, तो ऐसे राज्यों को ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाए बजाय कि उन राज्यों को जिन्होंने ऐसी चीज़ों पर खर्च किया जिससे कोई बढ़िया आउटकम नहीं निकली। बस वो पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसी स्कीम चला दी जिससे वो इलेक्शन जीत सके, अदरवाइज कोई ना तो एजुकेशन इंप्रूव हुई ना स्किल इंप्रूव हुई, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, ज्यादा आउटकम अच्छी नहीं निकल के आई। तो ऐसे राज्यों को ज्यादा इंसेंटिव ना हो बल्कि उन राज्यों को इंसेंटिव हो जिन्होंने आउटकम बेस्ड काम किया है। ये कह के छोड़ दिया बस 15th फाइनेंस कमीशन ने, ज्यादा एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब देखो 16th फाइनेंस कमीशन को भी बोला जाएगा जाहिर तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि साउंड फाइनेंस हो हमारे देश में, मतलब फाइनेंशियल पॉलिसीज अच्छी चलाएं स्टेट गवर्नमेंट्स और इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो, इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस दीजिए। और देखो ये जरूरी भी है क्योंकि ना कई सारे राज्यों की इकोनॉमिक सिचुएशन काफी खराब होती जा रही है, उनके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन कुछ ज्यादा नहीं कर सकी, लेकिन अगर कोई भी संस्था कुछ नहीं करेगी तो फिर तो देखो राज्यों के ऊपर कर्ज बढ़ता ही जाएगा। अब जैसे राइटर जो है ना वो पुरानी पेंशन स्कीम के अगेंस्ट हैं। राइटर कहते हैं कई सारे अपोजिशन के स्टेट्स ने ना पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू कर दी इलेक्शन जीतने के लिए, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम की वजह से ना स्टेट्स के फाइनेंस पे 4.5 गुना ज्यादा बर्डन पड़ेगा। या तो देखो आपके पास में कोई सॉल्यूशन हो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए तो आप करो, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप कुछ भी प्रॉमिस कर रहे हो जनता से, तो फ्यूचर बहुत डार्क हो जाता है इससे कि पैसा आएगा कहां से। आप कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू का सोर्स नहीं क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ जनता
को प्रोमिस कर रहे हो कि पुरानी स्कीम हम लागू कर देंगे, ये स्कीम्स हम चला रहे हैं फ्री वाली, जब सत्ता में आ गए तो। लेकिन पैसा कहां से आएगा? फिजिकल डेफिसिट आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको कर्ज बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। कर्ज आपको जब बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं इन्वेस्ट कर सकोगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे आप तो। इसके बाद ना राइटर 2022 के फाइनेंशियल ईयर का डेटा शेयर करते हैं। राइटर बोलते हैं देखो एवरेज आप निकालोगे ना, नेशनल एवरेज ये है कि ऑलमोस्ट हर एक राज्य जो है अपनी जीडीपी का 0.87% जो है वो सब्सिडीज पे खर्च कर देता है। लेकिन कुछ राज्यों के लिए ना ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जैसे पंजाब जो है ना अपनी जीडीपी का 2.35% अलग अलग स्कीम्स के थ्रू सब्सिडीज देने में खर्च कर देता है। राजस्थान 1.92% ऑफ जीडीपी, मध्य प्रदेश 5.69% ऑफ जीडीपी। अब लास्ट में राइटर सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। देखो फाइनेंस कमीशन क्या बोलता है, रेवेन्यू डिवाइड करने के बाद में ना, जैसे रेवेन्यू डिवाइड कर दिया फाइनेंस कमीशन ने कि कौन से राज्य को कितना रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू डिवाइड करने के बाद भी अगर किसी स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट काफी ज्यादा है ना, मतलब वो देश खर्चा ज्यादा कर रहा है और रेवेन्यू कम है, तो फिर ना ऐसी सूरत में फाइनेंस कमीशन अलग से भी उन राज्यों को ग्रांट दे देता है कि भैया तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है, मतलब आपके खर्चे ज्यादा हैं, सब कुछ टैक्स बांटने के बाद भी आपके खर्चे ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, इसलिए हम आपके रेवेन्यू डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ग्रांट आपको दे देते हैं। राइटर कहते हैं ये चीज यार बल्कि ना मोटिवेट करती है उन राज्यों को जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स पे ज्यादा खर्चा कर देते हैं। तो ये चीज गलत करता है फाइनेंस कमीशन। साफ साफ फाइनेंस कमीशन को ना अपने पैरामीटर्स में ज्यादा वेटेज रखना चाहिए कि जो राज्य अच्छा काम कर रहे हैं, जहां पे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स नहीं लॉन्च कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए, उन राज्यों को फाइनेंस कमीशन के थ्रू ज्यादा पैसा मिले। और अगर आप उन राज्यों को ज्यादा पैसा देंगे जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, तो एक प्रकार से ये तो उनके मोटिवेशन के समान है, वो तो फिर और ऐसा करेंगे, उनके लिए कोई डर ही नहीं है, कोई डिसइंसेंटिव ही नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि फाइनेंस कमीशन को इस बार जो फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करेगा ना, उसमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा वेटेज दी जाए इस पैरामीटर को कि जिस राज्य ने अच्छा काम किया है, आउटकम बेस्ड काम किया है, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे बंटवारे में, पैसों के बंटवारे में। इसके बाद देखो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है साइबर किडनैपिंग से संबंधित। साइबर किडनैपिंग क्या होती है, ये देखो एक नया कंसेप्ट है। साइबर किडनैपिंग में क्या होता है, चाइना में हाल ही में एक साइबर किडनैपिंग हुई। जब किसी को देखो, मान लीजिए कोई बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, उससे किडनैपर बात करते हैं। साइबर किडनैपिंग जो लोग कर रहे हैं ना, उस 17 साल के बच्चे से फॉर एग्जांपल बात करते हैं और उसको ना बहला के, फुसला के, किसी ना किसी प्रकार से ना कन्विंस उसको कर देते हैं कि तुम अपने आप को आइसोलेट कर लो। और जब बहला के फुसला के ये 17 साल का बच्चा अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, किसी जगह पे जाके छुप जाएगा, बैठ जाएगा, परिवार वालों से संपर्क नहीं करेगा, तो पीछे से साइबर किडनैपर्स फोन करेंगे इस बच्चे के घर वालों को कि हमने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया है। वास्तव में किडनैप नहीं किया, बहलाया फुसलाया है कि तुम किसी एक जगह पे जाके अपने आप को आइसोलेट कर लो। अब वो कुछ भी झूठ बोला हो, कुछ भी कन्विंस किया हो, कैसे भी कन्विंस किया हो, लेकिन बस बोल दिया कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप वहां पे जाके चुपचाप करके बैठ जाओ। पीछे से घर वालों को फोन कर दिया कि हमने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया, जल्दी से जल्दी पैसा दो, 1 घंटे के अंदर अंदर, नहीं तो हम मार देंगे। तो 1 घंटे के अंदर अंदर घर वाले डर के जल्दी से पैसा दे देते हैं और बाद में वही बच्चा 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद अपना सोशल आइसोलेशन खत्म करता है और अपने घर पहुंचता है। आप बोलोगे ये तो अलग तरह की किडनैपिंग है, जिसमें वास्तव में फिजिकली बच्चे के संपर्क भी नहीं हुआ किडनैपर के साथ, बस झांसा देके झूठ बोल के बच्चे को मजबूर कर दिया गया कि अपने आप को आइसोलेट कर दो सोशली। लेकिन घर वालों को तो नहीं पता ना कि बच्चा यहीं पे नजदीक कहीं पे आइसोलेटेड है। घर वालों को तो ये लग रहा है ना कि फिजिकली वो किडनैपर्स के पास में है। तो ये है साइबर किडनैपिंग। आजकल देखो डीप फेक आ गया है, तो डीप फेक आ गया है तो साइबर किडनैपिंग का जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के पास में ना डीप फेक वाली वीडियो भेज दी। ऐसा हुआ है यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे केसेस सामने आए हैं। डीप फेक वाली ऑडियो या वीडियो भेज दी कि आपका बच्चा हमारे पास में है, जल्दी से पैसा भेज दो। और कई घर वालों ने पैसा भेज भी दिए, बाद में पता लगा कि बच्चा तो स्कूल है, हम तो वैसे ही झांसे में आ गए, झूठी वीडियो हमारे पास भेजी गई थी। तो ये साइबर किडनैपिंग है। घर वालों को झूठ बोला जाता है कि बच्चे का किडनैपिंग हो चुकी है, वास्तव में किडनैपिंग नहीं हुई होती है। या तो उसको बहला फुसला के
बोला जाता है सोशली आइसोलेट करने के लिए, या फिर कई बार तो ऐसा भी नहीं किया जाता, बच्चा सेफ ही होता है स्कूल में, या फिर जहां पे होना चाहिए था वहीं पे था, लेकिन बस घर वालों को डीप फेक वाली वीडियो भेज के उनको यह दिखाया गया कि हम आपका बच्चा हमारे पास है, जबकि वो नहीं होता। कुल मिला के देखो, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए तरह के क्राइम्स आजकल सामने आ रहे हैं। अब देखो, अब सोच के देखो, मतलब इवन मैं अपने माँ बाप की बात करूं या फिर जो रूरल एरियाज में हैं, उनको देखो, वो इतना गहराई से नहीं सोचते कि डीप फेक वाली वीडियो है। मतलब वो तो झांसे में आ जाएंगे, अगर अपने पे लेके देखो तो वो तो झांसे में आ जाएंगे इस प्रकार की डीप फेक वाली वीडियोस से। तो कितना ज़्यादा खतरा है इन वीडियोस के कारण, वो आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये जो साइबर किडनैपिंग है, इससे कैसे प्रिवेंट किया जाए? क्या स्टेप्स लिए जाएं कि साइबर किडनैपिंग ना हो? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सिलीगुड़ी कॉरिडोर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल में ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर की पहले इंपॉर्टेंस बताई जाती है और फिर थोड़ी बहुत चीजें सरकार जो और कर सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये 22 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, ये नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है और इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। जैसे मुर्गी की गर्दन पकड़ के पूरी मुर्गे को कंट्रोल किया जा सकता है ना, उसी प्रकार से इंडिया के लिए ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है, अगर किसी दुश्मन देश का यहां पे कंट्रोल हो जाए ना, तो नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से काटा जा सकता है। इसलिए ये जो स्ट्रेच है ना, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये हाईली डिफेंडेड है, बहुत ज्यादा डिफेंडेड रीजन है ये। राइटर इस स्ट्रेच की सिग्निफिकेंस बताते हैं कि ये जो कॉरिडोर है ना, ये देखो इंडिया को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, इन सब देशों से जोड़ता है। यहां पे देखो सारे देश नजदीक नजदीक है इस कॉरिडोर के। नेपाल नजदीक है, भूटान नजदीक है, बांग्लादेश नजदीक है, चाइना भी इतनी दूर नहीं है। मतलब अब देखिए, ऊपर से ये कॉरिडोर के थ्रू ही आगे फिर साउथ ईस्ट एशिया में और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में एंट्री प्राप्त की जा सकती है। जैसे यहाँ पे ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिम्स्टेक है, आसियान है, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। इन सब को इंप्लीमेंट करने में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को सफल बनाने में इस कॉरिडोर का अहम रोल हो सकता है। इवन देखो, नॉर्थ ईस्ट को ट्रांसफॉर्म करना है तो भी रास्ता यहीं से होके गुजरता है। इसी वजह से सरकार इस कॉरिडोर को डेवलप करने पे बहुत ज़्यादा सरकार ने पिछले कुछ सालों में फोकस किया है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रिजेस बनवाए गए हैं, रोड, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवेज, सब कुछ यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। इस कॉरिडोर के आसपास जो एरिया है ना, वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन संस्थान खुले हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हुई है, ताकि यहाँ के रीजन में ना सोशो इकोनॉमिक आउटकम इंप्रूव की जा सके। यहीं पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मीट करेगा एशियन हाईवे नेटवर्क से। ये देखो, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए है, और यहीं से गुजरेगा एशियन हाईवे नेटवर्क, जो एशिया के बहुत सारे देशों को आपस में जोड़ेगा। 1,43,000 किलोमीटर का वो नेटवर्क जो प्रपोज्ड है, दोनों यहां पे मीट करेंगे। ये सारी सिग्निफिकेंस बता के ना फिर राइटर कुछ पॉइंट्स देते हैं। जैसे देखो, यहां पे ना आसपास रीजन में मेडिकल फैसिलिटीज थोड़ी और अच्छी की जा सकती हैं। ऑलरेडी इंडिया में इतने सारे मेडिकल टूरिस्ट आ रहे हैं, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास रीजन में ना अगर मेडिकल फैसिलिटीज आप अच्छा करोगे तो यहां से नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आएंगे यहां पे इलाज करवाने के लिए। इसके अलावा यहां पे आप ना, जैसे एयरपोर्ट, यहां से नजदीक बागडोगरा एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट को आप थोड़ा और अच्छा करो तो थोड़े और टूरिस्ट आएंगे यहां पे आसपास के रीजन में घूमने के लिए। फिर एक चीज आप ये करो, ऑलरेडी देखो जैसे दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है, दार्जिलिंग में बहुत रेपुटेड स्कूल्स हैं जहां देश के अलग अलग इलाकों से लोग पढ़ने के लिए पहले आते थे, अभी भी कुछ अच्छे स्कूल्स हैं। तो यहां पे ना आसपास के रीजन में स्कोप है कुछ बढ़िया रेपुटेड इंटरनेशनल स्कूल्स एस्टैब्लिश करने का, जिसमें पढ़ने के लिए ना सिर्फ देश के अलग अलग इलाकों से बच्चे आएंगे बल्कि हमारे पड़ोसी देशों के इलाकों से भी बच्चे आएंगे। और एजुकेशन व्यवस्था यहाँ पे अच्छी होती है तो अच्छे पास आउट निकलेंगे कॉलेजेस से, और
स्किल्स अगर सरकार अच्छी दे देती है तो फिर यहां पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने का भी स्कोप है, यहां पे रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे लोगों को। कुल मिला के देखो ऐसे ही पॉइंट्स हैं, नॉर्मल पॉइंट्स हैं। मतलब जैसे एक चीज ये बताई जाती है, नॉर्थ ईस्ट ग्रिड नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है सिलीगुड़ी से गंगटोक तक। एक बार ये पाइपलाइन बन गई तो इस रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज्यादा आएगा, एनर्जी की दिक्कत नहीं रहेगी, फैक्ट्रीज यहां पे खुलेंगी और ज्यादा डेवलपमेंट आएगा। कुछ समय पहले की बात है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यहां पे डेलीगेशन लेके गया था दार्जिलिंग में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का, ताकि यहां पे इन्वेस्ट किया जा सके। दार्जिलिंग नजदीक है ना इस कॉरिडोर के, तो इस पूरे रीजन की बात की जा रही है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में अब क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो आपको आज जिनका आंसर देना है। ये 2 क्वेश्चंस आपको एड्रेस करने हैं। पहला तो देखो साइबर किडनैपिंग से संबंधित, और दूसरा फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है इंडिया में पॉपुलिज्म को चेक करने के लिए। 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, दोनों 250 वर्ड्स में। pwonlyas.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।